हेलो, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ ए एंड बी सेक्शंस। आज हम अर्थशास्त्र का लेसन नंबर 1 जो हमने कल किया था उससे आगे पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि अभी तक उत्पादन के जो मुख्य साधन होते हैं उसमें से लैंड अर्थात भूमि का वर्णन कर दिया गया था। दूसरा लेबर अर्थात श्रम। तीसरा है कैपिटल अर्थात पूंजी। तो किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए पूंजी बहुत आवश्यक होती है। और इसी तरह पालमपुर गांव के लोगों के लिए, क्योंकि उनका मुख्य धंधा कृषि है, इसलिए पूंजी के बगैर खेती के बारे में सोचना भी बहुत कठिन काम है। तो खेती के लिए उन्हें काफ़ी धन की ज़रूरत होती है। अतः यहाँ के किसानों को पहले की तुलना में और अधिक पूंजी चाहिए। किसके कैसे चाहिए और देखो आप अधिकांश छोटे जो किसान हैं उनको पूंजी की व्यवस्था करने के लिए या तो कर्जा लेना पड़ता है या उनकी जमा पूंजी जो होती है उसको खर्च करना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकार से या कृषि के लिए विभिन्न इनपुट्स की पूर्ति के लिए अर्थात खाद, बीज, दवाई, जिसने खेत की जुताई की उसको पैसे देने के लिए व्यापारियों से उधार लेते हैं और इन पर ब्याज की दर ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये आप भी अपने गांव में देखते होंगे, नोट करते होंगे। जो कि गैर बैंकिंग क्रियाएं हैं उनमें लगभग 2 रुपये सैकड़े का ब्याज चलता है और जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोन लेते हैं उनको थोड़ा कम ब्याज बनता है। उनकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि बैंक के वो ज़्यादा चक्कर नहीं काट सकते, अनपढ़ होते हैं, इसलिए वो इन गांव के साहूकारों से ही रुपए ले लेते हैं। तो ये दिखाया गया है, यहाँ पर एक मज़दूर दिखाया गया है दूसरे मज़दूर से बात करते हुए। यहाँ पर ये मज़दूर, पहला मज़दूर जेंट्स है, वो कहता है आजकल काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, केवल बड़े किसान ही हमें काम देते हैं और वो भी थोड़े बहुत दिनों के लिए। ये कहता है कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर है, कटाई के लिए हार्वेस्टर है, गहाई के लिए थ्रेसर है, यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। अब ये लेडीज़ कहती है घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर ख़रीदा है। इस लेडीज़ को उम्मीद है कि इस साल हमें और ज़्यादा और कम काम मिलेगा क्योंकि उसने गेहूं या दूसरी फसल काटने के लिए हार्वेस्टर ले लिया है। तो मशीन आ जाने से मज़दूरों पर बुरा असर पड़ता है। तो कहती है इस साल हमें कम काम मिलेगा, पिछले साल मैंने उसके यहाँ 5 महीने काम किया था। अब ये मज़दूर कहता है मुझे एक साहूकार को 2000 रुपये देने हैं, पिछली गर्मियों में मैंने उससे 1000 रुपये लिए थे, तब खेतों में काम नहीं था तब लिए थे। अब मैं इसे कैसे चुका पाऊँगा? मेरे लिए 2 वक्त का खाने का जुगाड़ करना भी कठिन है। ये लेडीज़ बोलती है इस साल मुझे काम करने के लिए किसी शहर में रायगंज के पास ईंट भट्ठे पर जाना पड़ेगा, काम ढूंढना पड़ेगा। ये कहती है मेरी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे उधार देने से अब मना कर देते हैं। तो ये गांव में किसानों की स्थिति होती है। ये सविता की कहानी और जो ये दिखा रखा है ये आप इसको अपने आप पढ़ना। ये भी इसी तरह से दिखा रखा है, उधार लेने की जो प्रक्रिया है उसी तरह से, यानी यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किसान को पैसे की आवश्यकता कदम कदम पर रहती है और आजकल अच्छे खाद बीज का प्रयोग करते हैं अधिक उपज पैदा करने के लिए। तो उपज में बढ़ोतरी के लिए समय समय पर कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है और ये बिना पैसे के नहीं हो सकता, अर्थात किसान को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जो पहला पॉइंट था, अधिकांश किसानों को पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है इनपुट्स के लिए। खेती में जो उपज को बढ़ाने में सहायक तत्व हैं उनके प्राप्ति के लिए, जैसे खाद है, बीज है, पानी है, दवाइयाँ हैं, इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा जो है
पॉइंट छोटे किसानों के विपरीत जो बीच वाले मंझोले और बड़े किसान हैं उनको कृषि से बचत होती है। इस प्रकार वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर पाते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, इसका उत्तर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। अब तक हमने क्या पढ़ा है अभी, उत्पादन करने के लिए मेन तो होते हैं चार, लेकिन यहाँ पर तीन ही बताया गया है, भूमि, श्रम और पूंजी। चौथा जो होता है मालिक होता है, जो इन तीनों को इकट्ठा करता है। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। तो उत्पादन के तीन कारकों में श्रम उत्पादन का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कारक है। श्रम यानी मजदूर लोग। ऐसे कई लोग हैं जो गाँव में खेती मजदूर के रूप में कार्य करने को तैयार है। यदि भी काम वहाँ पर थोड़ा है, फिर भी वे या तो भूमिहीन परिवारों से है या फिर और कोई गरीबी के कारण उन्हें बहुत कम वेतन तनख्वाह मजदूरी मिलती है और वो भी टाइम पर नहीं मिलती। श्रम के विपरीत उत्पादन का दूसरा दुर्लभ कारक है खेती योग्य भूमि का कम होना। खेती योग्य भूमि कम होती है। इसके अलावा मौजूद भूमि भी कभी किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, बटी हुई है। बहुत सारे छोटे किसान जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और उनका जो गुजारा है मुश्किल होता है। खेती की आधुनिक तकनीकों में बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए बहुत सारा पैसा कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से छोटे किसानों के लिए पूंजी का उत्पादन एक दुर्लभ कारक है। भूमि और पूंजी दोनों ही दुर्लभ कारक हैं। उत्पादन के दोनों कारक का मुख्य अंतर यह है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जबकि पूंजी मानव के द्वारा निर्मित है। जो बीच में ब्लैक्स दिख रहा है यहाँ पे, पूंजी को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन भूमि तो वही जितनी है हमारे पास, आगे टाइम में ये भी कम हो जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भूमि और खेती में प्रयोग की जगह दोनों तत्वों की अच्छी तरह देखभाल करें। अब है अधिशेष, अर्थात जो पैदावार होती है गुजारे के लिए रखकर बाकी हम बाज़ार में बेच देते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है। मान लीजिए किसानों ने उत्पादन के तीन कारक का उपयोग कर गेहूं का उत्पादन किया है। गेहूं की कटाई की जाती है तो उत्पादन पूरा हो जाता है। किसान उस गेहूं का क्या करते हैं, अपने सबको पता है कि अपने गुजारे के लिए गेहूं रखकर बाकी बचे गेहूं को बाज़ार में बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास काफ़ी गेहूं होता है, उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है, अथवा इसमें से एक बड़े भाग में वे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रख लेते हैं। इसी वजह से मंझोले और बड़े किसान ही बाज़ार में गेहूं की पूर्ति कर पाते हैं। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि जो पुराने टाइम में तो बैलगाड़ी के माध्यम से गेहूं बाज़ार में या मंडी में ले जाते थे, लेकिन आजकल सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। व्यापारी जहाँ से पैदावार हुई है वहीं से ले जाता है सीधा। एक बड़ा किसान तेजपाल है, उसे अपनी सारी ज़मीन से 350 क्विंटल गेहूं प्राप्त होता है। इसके अलावा बचे हुए गेहूं को वह रायगंज के बाज़ार में बिक्री के लिए ले जाता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई से क्या करता है, पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने ज़्यादातर पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया, अकाउंट में जमा कर दिया। बाद में उसने इस पैसे का प्रयोग सविता जैसे जो छोटे मजदूर होते हैं, 1000, 2000, 5000 रुपये की ज़रूरत वाले, उनको उधार देने में किया, बचत का प्रयोग किया। मौसम की कृषि के लिए यानी मौसमी कृषि, इसके लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था, कार्यशील पूंजी होती है जो हमारे छोटे मोटे जो काम करने में यूज की जाती है उसको कार्यशील पूंजी बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो एक्सपेंसेस होते हैं, डेली के जो खर्चे होते हैं, उसको पूरा करने के लिए इस वर्ष तेजपाल सिंह ने बचत के पैसों से ट्रैक्टर खरीदने की योजना बनाई। दूसरा, ट्रैक्टर को लेने से उसकी फिक्स्ड कैपिटल में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह को भी दूसरे बड़े किसानों और मंझोले किसानों भी कृषि के अधिशेष कृषि उत्पादक तेजपाल की तरह ही और दूसरे जो किसान हैं वो भी अपने एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है उसको बाजार में बेचते हैं। वह कमाई के एक हिस्से को अगले मौसम के लिए धन के लिए बचा कर रख लेते हैं। इस प्रकार अपने खेती के लिए धन की व्यवस्था अपने द्वारा की गई बचत से कर लेते हैं।
लेकिन कुछ किसान बचत का प्रयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने तथा दुकान खोलने में कर देते हैं। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। अब है पालमपुर में गैर कृषि क्रिया, यानी खेती के अलावा वहाँ पर ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती हैं। तो सबसे पहला है डेयरी। डेयरी आप सबको पता है, यहाँ पर दूध खरीदा और बेचा जाता है। तो पालमपुर गांव के जो परिवार हैं वो डेयरी का काम भी करते हैं। भैंसों को विभिन्न प्रकार की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा के चारे के रूप में खिलाया जाता है। दूध को पास के ही डेयरी में रायगंज में बेच दिया जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध स्टोरेज, यानी दूध को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे शीतलन अर्थात ठंडा किया जाता है। यहाँ से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों के लिए बेचने के लिए पैकेट्स में पैक करके भेज दिया जाता है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आप स्वयं इनको नोट करते रहना, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। अब आप आगे आइए। पालमपुर में एक तो डेयरी गैर कृषि कार्य था, दूसरा है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण, अर्थात विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल की सहायता से कोई दूसरा नया प्रोडक्शन तैयार करना, जैसे गन्ने से जूस निकालना, कपास से खल और बिनौले अलग अलग कर देना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो इस प्रक्रिया में किए जाते हैं। नंबर 1 जो है पालमपुर में उदाहरण, विनिर्माण का उदाहरण, छोटे किसान इसका ज़्यादा यूज करते हैं। इस समय पालमपुर में 50 से भी कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हैं, यानी कईयों के पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और वो लोगों के पास है नहीं, तो 50 से भी कम लोग लगे हुए हैं। अधिकतर विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम, यानी परिवार के जो सदस्य होते हैं वही करते हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्री में होने वाले विनिर्माण, जो फैक्ट्री शहरों में और कस्बों में होती है वहाँ से घरों अथवा खेतों में काम किए जाते हैं। श्रमिकों को कई बार पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन किराए पर लिया जाता है। श्रमिकों को कई बार किराए पर, अर्थात 1 दिन के, 2 दिन के या 10 दिन के लिए किराए पर रख लिया जाता है। अब ये मिश्री लाल की कहानी है। मिश्री लाल ने क्या किया, अभी गन्ना जो पेरने की मशीन है वो खरीदी उसने, बिजली से चलती थी, ये खेत में लगाई। पहले गन्ने पेरने का काम कौन करते थे, बैल करते थे, किंतु अब मशीन करने लगी, मशीनों से ज़्यादा काम होने लगा और दूसरे किसानों से गन्ना खरीद कर मिश्री लाल गुड़ बनाने का काम करने लगा। फिर गुड़ को शाहपुर और की मंडी में व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमाता है। अर्थात प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो गन्ना पैदा हुआ उसने गन्ने का रंग रूप बदलकर गुड़ बनाया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। मिश्री लाल ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट की। अब है तीसरा, पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में अधिकतर लोग वस्तु विनिमय नहीं करते। वस्तु विनिमय क्या होता है, अभी वस्तु के बदले में वस्तु देना। पालमपुर के गांव के लोग व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो शहरों में थोक बाज़ारों से अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदते हैं, गांव में उनको बेचते हैं। आप यहाँ देखें, गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूँ, चाय, तिल, यानी डेली यूज का सारा सामान मिलता है। यहाँ तक कि वस्त्र भी, कपड़े भी, रेडीमेड ड्रेस भी बिकती है। कई परिवार जिनके घर बस स्टैंड के नज़दीक हैं, अपने घर के ही एक हिस्से में छोटी दुकान खोल दी है और वो खाने की वस्तुएं बेचते हैं। इसी तरह करीम की कहानी दिखा रखी है। करीम ने गांव में कंप्यूटर सेंटर खोला हुआ है और हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर कॉलेज में जाने लगे हैं। करीम ने देखा है गांव के कई छात्र कंप्यूटर की कक्षाओं में जाते हैं। उसी गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी, यानी कंप्यूटर का डिप्लोमा था। करीम ने उन दोनों महिलाओं को अपने यहाँ काम पर रख लिया। उसने कुछ और एक्स्ट्रा कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में ही बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षा स्टार्ट कर दी। हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने
10th पास करने के बाद यहाँ पर आना शुरू कर दिया। जैसे कि आमतौर पर आप सब भी करते हैं, 10th पास होने के बाद आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट दिखाते हैं। नंबर 4, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, तेज़ी से विकसित होता हुआ क्षेत्र। और पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई तरह के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाला, तांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर ड्राइवर और परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी बैलगाड़ी चलाने वाले ये लोग हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ये लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा बहुत से दूसरे साधन हैं, जैसे लोग जाते हैं पैदल, साइकिल से और दूसरे। जो व्यापारिक रास्ता है ये, यहाँ से जिन लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुँचाते हैं उनसे पैसे लेते हैं। अब किशोर क्या है? अभी किशोर खेती करने वाला मजदूर है, यह दूसरे श्रमिकों की तरह मजदूरी करता है और परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किशोर ने बैंक से उधार लिया था, सरकारी कार्यालय के कार्यक्रम के अंतर्गत था, जिसमें भूमिहीन गरीब परिवारों को कम ब्याज पर कर्जा दिया जाता था। किशोर ने पूंजी से एक भैंस खरीदी और भैंस का दूध बाजार में बेचता है, जिससे उसे अपनी भैंसा गाड़ी बना ली है, जिसमें वह अनेक प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। कभी कभी वह गुड़ और अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर मंडी में जाता है। प्रति मास उसे परिवहन यानी हर महीने कोई ट्रांसपोर्ट का काम उसे मिल जाता है, और इसके साथ ही परिणाम ये हुआ कि उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब नेक्स्ट है भी, ये जो बीच में बच गई ये आप अपने आप कर लेना। अब सारांश क्या है, निष्कर्ष क्या निकला कि यहाँ के लोगों का मुख्य धंधा कृषि है। पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर खेती करने की तकनीक में परिवर्तन हुए हैं और यहाँ किसान एक उतनी ही भूमि से अधिक फसल उगाने लगे हैं, जो कि बहुत अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि भूमि एक स्थायी साधन और दुर्लभ साधन है। उत्पादन में वृद्धि के लिए भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का दबाव बढ़ गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैराग्राफ बच गए हैं, इनको आप स्वयं पढ़ना। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो मेरे को बताना डाउट्स के माध्यम से। और ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। अब कल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप एक्स्ट्रा पर्सन अपने आप से लिख सकते हैं और एनसीईआरटी के मैं बता दूंगा। थैंक्स ए लॉट फॉर लिसनिंग मी।